हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट फोर्स ना। इन चारों जो ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, इन सब में आपका कौन सा वीकेस्ट फोर्स है बच्चों, आपसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो अगर अपन बात करें रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट बच्चों, जो हम लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई करने जा रहे हैं, तो वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ द फंडामेंटल फोर्स। बच्चों हम लोगों ने फंडामेंटल फोर्स पढ़ रखे हैं ना, उनके प्रॉपर्टीज का अपन यूज कर रहे होंगे और इस क्वेश्चन को फर्दर बच्चों सॉल्व करेंगे ना। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल फोर्स, जो हमारे सिलेबस में है बच्चों ना। फंडामेंटल फोर्स में जनरली क्या आ रहा था, न्यूक्लियर फोर्स आ रहे होते हैं आपके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आ रहा था और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा होता है। ओके, तो बच्चों एक एक करके हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे, फिर बाद में हम लोग सारा डिस्कशन के बाद बच्चों फाइनल कंक्लूजन पे आएंगे कि कौन सा आपका वीकेस्ट होना चाहिए। ओके, तो बच्चों सबसे पहले अगर अपन बात करें ना, सिंस हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अबाउट द न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों न्यूक्लियर फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट है? न्यूक्लियर फोर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर अपन ध्यान से समझे तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ये फोर्स कहाँ पे लग रहा था। तो जो भी आपके पार्टिकल्स इनसाइड द न्यूक्लियस मौजूद होते हैं उनके बीच में ये फोर्स लग रहा था, न्यूक्लियर फोर्स। और इसको अपन बोल रहे थे कि ये शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज बच्चों बहुत छोटा होता है। दैट्स वाई हम लोग क्या कहते हैं इसको कि ये शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है। अब ध्यान देना, हमने ये पता है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में आपके क्या होता है, न्यूक्लियस में आपके न्यूट्रॉन होते हैं और साथ में प्रोटॉन होते हैं। ओके, तब समझना लॉजिक क्या है। जैसे मान लो हमारे पास ये न्यूक्लियस है और इसमें क्या है कि इसमें मैं मान लेता हूँ कि न्यूट्रॉन भी है और हमारे पास क्या है, प्रोटॉन भी है। गॉट इट। तो जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं प्रोटॉन को पॉजिटिव से बना रहा हूँ, पॉजिटिव साइन से बना रहा हूँ, पॉजिटिव साइन से बना रहा हूँ, और न्यूट्रॉन को बच्चों मैं सिंपली डॉटेड से बना रहा हूँ। ओके, अब लॉजिक क्या निकलता है, देखो सिंस अगर ये न्यूक्लियस अगर आपका स्टेबल है, तो अगर अपन बात करें इसमें, अगर आप इसके पॉजिटिव चार्ज को देखो, पॉजिटिव चार्ज मतलब कि इसके अगर प्रोटॉन को देखो बच्चों, जो कि काफी शॉर्ट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इन पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा। ठीक है, हमने पढ़ रखा है कुलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ना। तो कुलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ रखा है कि अगर इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम नेचर का है, तो ये रिपल्सिव ही नेचर होगा। ठीक है, जो कि एफ ई मैं कह रहा हूँ, एफ ई मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, अब ओवरऑल अगर बात करें तो हमें पता है कि ये न्यूक्लियस अगर स्टेबल है तो पक्का है कि इस पे एक और कोई फोर्स लग रहा होगा, तभी जाकर के इसके अंदर स्टेबल है। और बच्चों वो जो फोर्स लग रहा होता है वो आपका अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, और इसी फोर्स को बच्चों अपन क्या कहते हैं, इसी फोर्स को अपन कहते हैं बच्चों न्यूक्लियर फोर्स। अब आप सोचो कि अगर ये न्यूक्लियर फोर्स अगर सिंस ये स्टेबल है, तो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर कि सिंस अगर स्टेबल है तो आपका जो न्यूक्लियर फोर्स जो होगा बच्चों आपका बड़ा होगा किससे, तो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स से। ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स कह सकते हैं, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हो। ठीक है, तभी जा करके आपका क्या होगा, स्टेबल रह पाएगा। ओके, तो एक बात हमें समझ में आ गई कि न्यूक्लियर फोर्स तो है वो बड़ा है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स से। गॉट इट, ये लॉजिक समझ में आता है हमें। अब अगर अपन थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करें, अब अगर हल्का सा बात कर ले अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वी कैन से कि इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स सबसे पहले लग किसके बीच में रहा होता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स आपका लग रहा था बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल है, जस्ट जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं दोनों पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ, तो पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ तो इस पे ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा इस पे। ओके, और इस पे अगर मैं वैल्यू लिखूँ तो इसका वैल्यू हम लोगों ने कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ रखा है, एफ बराबर होता है हमारा के। अगर मान लो कि इस पे चार्ज का वैल्यू Q1 है, इस पे चार्ज का वैल्यू Q2 है, और सपोज करो कि इनके बीच का डिस्टेंस कुछ अपन ने R ले रखा है, तो मैं क्या बोलूंगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे के बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, Q1 Q2 क्या चार्ज है, चार्ज पार्टिकल के जो वैल्यू है वो है। ठीक है, और आर क्या था, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। अब अगर आप ध्यान दो बच्चों, तो यहाँ पे जो के का जो वैल्यू होता है वो के का वैल्यू किस में किसके फॉर्म में होता है, तो के का जो वैल्यू होता है बच्चों, उसका वैल्यू अगर मैं लिखूं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, तो के 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। गॉट इट, ऐसा होता है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ। अब मैं इसी के साथ मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को भी डिस्कस कर रहा हूँ, तब जाकर के दोनों को अपन कंपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हमें ये तो पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ये मासेस के बीच में लग रहे होते हैं। ओके, ये मासेस के बीच में लग रहे होते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास दो बॉडी है, एक का मास अगर दोनों बॉडी को मैंने एक का मास अगर मैंने m1 और m2 मान लिया, और दोनों बॉडी को मैंने सेपरेट कर रखा है सम डिस्टेंस r पे,
तो हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स क्या पढ़ रखा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इस कंडीशन में वो तो बच्चों g इंटू का m1 m2 दोनों मास का प्रोडक्ट और अपॉन होता है आपका आर स्क्वायर। जी यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अच्छा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू अगर आप देखो तो उसका वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है बच्चों 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11 kg इनवर्स मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमने पढ़ रखा है। अब बच्चों अगर इन दोनों केस को अगर आप कंपेयर करो, ठीक है, ये दोनों हमने जो इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स अगर जो हमने लिखा, अगर इसके अगर अपन केसेस को अगर अपन बच्चों कंपेयर करें, जैसे मान लो ना कि जो दोनों चार्जेस का यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन था, जो आपका Q1 और Q2 का जो मल्टीप्लीकेशन था यहाँ पे, ठीक है, और जो आपका दोनों मासेस का जो मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ कि सपोज करो कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब Q1 Q2 का मल्टीप्लीकेशन अगर बराबर है अगर आपके M1 M2 के मल्टीप्लीकेशन से, अगर मैं ये केस कंसिडर करके चलता हूँ, ठीक है, और मैं मान लेता हूँ कि दोनों कंडीशन में जो R है, R का वैल्यू अगर दोनों कंडीशन में जो सेम है, तो अगर मैं अब जाकर के इन दोनों को कंपेयर करूं तो हम लोग यहाँ पे क्या देख पाएंगे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा है इट विल बी इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा था अपना F बराबर क्या था, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर था। ओके, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो था अपना वो आपका कितना था, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको मैं एफ जी बोल देता हूँ, तो आपका वो था जी इंटू का m1 m2 बाई आर स्क्वायर था। अब हमने सिंस m1 q1 q2 और m1 m2 का प्रोडक्ट को बराबर ले रखा है और r का वैल्यू सेम ले रखा है बच्चों, तो ओवरऑल जो है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिपेंड किस पे करेगा, उसके कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या देखा रखा, हमने यहाँ पे देखा रहा कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो वैल्यू है कितना छोटा है 10 का पावर माइनस 11 के केस में, और ये कितना बड़ा है क्योंकि 10 के पावर 9 के वैल्यू में है। ठीक है, तो अब अगर अपन इस कंडीशन में अगर अपन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से हम लोग को ये दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है बच्चों, दैट इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी ग्रेटर देन व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स, और भी बहुत ज्यादा बड़ा होगा, बहुत ग्रेटर मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये आप देख पा रहे हो 10 के पावर 9 है, देख आपका 10 टू द पावर माइनस 11 के फॉर्म में है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं ना, तो दैट्स वाई आपका ग्रेविटेशनल फोर्स तो यहाँ पे बहुत छोटा आपको, इनफैक्ट कैसा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बहुत ही ज्यादा क्या होता है, छोटा होता है। और लास्ट में अपना अगर बात करें रिगार्डिंग द मैग्नेटिक फोर्स बच्चों, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल पे लग रहा होता है। ठीक है, तो जो मूविंग चार्ज पार्टिकल पे, जैसे मान लो कि आपका चार्ज पार्टिकल क्यू है और अगर मान लो सम वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और लेटेस्ट सपोज करके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा आपका b है जो कि इनसाइड में है, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि F बराबर जो है बच्चों क्या होगा, हमने पढ़ रखा है कि ये होता है Q इंटू क्यू भी बी के बराबर होगा। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, तो आपका बराबर होगा क्यू वी बी। गॉट इट, मतलब ये सिंपली चार्ज पे डिपेंड करता है, उसके वेलोसिटी पे, चार्ज के वेलोसिटी पे और वहां के मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा होता है। यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म आपका नहीं आ रहा होता है इन दिस मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट है किसी भी कांस्टेंट वाले टर्म से। ठीक है, वहां का मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, उसके वेलोसिटी पे, उसके चार्ज पे डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारा कंक्लूजन ये निकलता है इन सब में जो सबसे छोटा पड़ जाता है, छोटा कौन पड़ता है, तो आपको पड़ेगा एक ग्रेविटेशनल फोर्स। जो मेन रीजन है इन सब में वो बच्चों क्या है, मेन रीजन ये है कि इसका जो पावर है, ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट का जो पावर है 10 टू द पावर माइनस 11 जो कि बहुत छोटा हो रहा था ना, तो ओवरऑल अगर अपन बात करें तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन बच्चों करेक्ट है ना। थैंक यू।